आइए दोस्तों, तो हमने एक्ट को पूरी तरीके से कवर कर लिया, लेकिन आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि सर आखिरकार इसके आंसर कैसे किए जाएंगे। मतलब कि जब एग्जाम में इस एक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो जनरली जो आपके क्वेश्चंस के फॉर्म है वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका है एमसीक्यू, जिसके अंदर आपको कोई ऐसा फैशन या कोई ऐसा तरीका जानने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम को राइट कैसे करना, लिखना कैसे है। बट अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो उसका तरीका है। डिस्क्रिप्टिव का आंसर आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए टू गेन गुड मार्क्स, क्योंकि लॉ के अंदर बहुत मैटर करता है कि आप अपने आंसर की शुरुआत कैसे करते हो और उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो और एट लास्ट अपने आंसर को कंक्लूड कैसे करते हो। तो हम उसकी बात करके चलेंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस जो आपके मॉड्यूल के पार्ट है उसको डिस्कस करके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू की। एमसीक्यू जितने दिए हुए हैं उसको एक बार सॉल्व करते हैं। आपको मैं एक बीच में पॉज दूंगा जिसके अंदर आप अपने आंसर को अपने दिमाग में लेके आएंगे और अगर चाहें तो आप उसको कमेंट में ही मेंशन करके बताएंगे। एंड एट लास्ट हम जानेंगे कि कितने आंसर ऐसे हैं जो कि आप सही सही अटेम्प्ट कर पाए हो, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप गलत करोगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसके अंदर आपको डाउट रह जाएगा। तो उसकी डिस्कशन भी हम करके चलेंगे। ठीक है, और फर्दर अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी लगेगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे अलग से पूछ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यू की, और पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन की जब बात हुई थी तो आपको 3 शेड्यूल दिए गए थे। शेड्यूल 2 था, शेड्यूल 3 था और शेड्यूल 4 था। शेड्यूल 2 जो है वो किसकी बात कर रहा था सर? शेड्यूल 2 जो है वो बात कर रहा था आपके पार्टनरशिप फर्म की, मतलब ये शेड्यूल 2 में कवर था। शेड्यूल 3 जो है वो किसकी बात कर रहा था? वो बात कर रहा था प्राइवेट कंपनी की। और जो शेड्यूल 4 है वो बात कर रहा था किसकी? अनलिस्टेड कंपनी की। सर शेड्यूल 5 था क्या जो लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। टोटल 4 ही शेड्यूल थे। पहला शेड्यूल जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और दूसरा तीसरा चौथा शेड्यूल जो है वो प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी की बात करता है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी एलएलपी है जो कि, मतलब कौन सी ऐसी फर्म है, कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि एलएलपी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिस्टेड कंपनी। आई होप इट्स सिंपल, बट मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके चल रहा हूं फॉर दैट मैटर कि आपका एक रिवीजन भी यहां पे बैक ऑफ द माइंड तैयार होता रहे। अगले बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? द अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। क्या कह रहे हैं कि भैया आपके पास एक ऑप्शन था, इस एक्ट ने आपको एक ऑप्शन दिया था कि भैया आप अपना चाहो ना तो नेम रिजर्व करा सकते हो। मतलब कि इसके अंदर नाम को लेके बड़ी पंचायत है। नाम को लेके क्या पंचायत है कि आपका नाम जो है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए या फिर किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा, या फिर आपको नाम अलॉट भी हो गया ना तो भी भैया अगर किसी ने एप्लीकेशन डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ना कि भैया ये नाम तो मेरा है, ये नाम तो इसने चुराया है, ये ऑलरेडी मेरी फर्म का है या मेरी कंपनी का है या फिर मेरे पास इसका ट्रेडमार्क है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके कहती है कि भैया नाम बदलना पड़ेगा। वो आपको 3 महीने का मोहलत देगी, आपसे कहेगी नाम बदलो। तो ऐसी सिचुएशन आपसे कहा जाता है कि आप क्या कर सकते हो, आप सोच समझ के बिल्कुल ध्यान लगा के ना अपना एक नाम अप्रूव करा सकते हो और फिर डिटेल में जाके अपनी इनकॉर्पोरेशन करते रहना। पर पहले नाम अप्रूव करा लो और बाकी फॉर्मेलिटी उसके बाद करना, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कल को आपने अप्लाई किया और नाम की वजह से ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो आपका इनकॉर्पोरेशन जो है वो बहुत लंबे समय तक लटक जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन दिया गया कि आप नाम अप्रूव करा सकते हो और उसकी वैलिडिटी दी गई है। तो आपको बताना है कि कितने महीने तक वो आपका नाम जो है वो वैलिड रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीना। तो ये बहुत सिंपल है। एक याद रखने वाली बात है कि आपको जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है 3 मंथ्स तक की वैलिडिटी कि आप अपना नाम रिसीव करा सकते हो, और जब वो अप्रूव कर दिया जाएगा उससे 3 महीने तक वो नाम जो है वो आपके लिए रिजर्व रहेगा और वैलिड रहेगा। अगली बात आती है, अगला सवाल आता है, नेम ऑफ द एलएलपी शैल बी एंडेड बाय। मतलब जो आपकी एलएलपी होगी उसका नाम का जो सफिक्स है, जो उस नाम के एंड में जोड़ा जाएगा वो क्या जोड़ा जाएगा? लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी। ऑब्वियसली ये 1% कंपनी नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं होगा, लिमिटेड भी नहीं होगा, क्योंकि एलएलपी एक्ट है और एलएलपी की बात कर रहा है। तो इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है कि आपको नाम के अंत में या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिख लो या शॉर्ट में आप एलएलपी भी लिख सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वो एलएलपी के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है। पहला,
एन LLP हैज अ लीगल पर्सनैलिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कि एक LLP की जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है और वो अपने मेंबर्स की आइडेंटिटी से अलग मानी जाती है। ओके सर। द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इन एन LLP इज लिमिटेड। जो मेंबर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। मेंबर्स ऑफ एन LLP आर टैक्स्ड एज अ पार्टनर। मतलब कि जो मेंबर होते हैं LLP के ना, उसको पार्टनर के रूप में माना जाता है, उसको पार्टनर कहा जाता है। और अ लिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट टू एन LLP। एक लिस्टेड कंपनी को जो है वो LLP में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो हमने पहला ही सवाल देखा था, उसमें हमने देखा था कि लिस्टेड कंपनी को ऑप्शन नहीं दिया गया कन्वर्जन का, बाकी उसके अलावा सारे फॉर्म अवेलेबल है, बट लिस्टेड कंपनी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको अदरवाइज भी पता है कि LLP जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है। पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यही तो फीचर है LLP का, तो ये भी सही है। और मेंबर्स जो होते हैं उसको पार्टनर्स कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों आपके सही जवाब है। तो गलत जवाब कौन सा हो जाएगा? डी, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, फॉर द पर्पस ऑफ LLP रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स। LLP के पर्पस से रेजिडेंट की मीनिंग क्या बताई गई है? पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर। अच्छा जी, करंट ईयर तो कभी कभी कहा ही नहीं जाता है, करंट ईयर तो अपने आप में ही गलत है। इवन इनकम टैक्स एक्ट भी जो है वो प्रीवियस ईयर की बात करता है, ना कि करंट ईयर की। चलो जी, आपकी इनकम टैक्स एक्ट की भी रिवीजन हो गई। आगे, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 ईयर। देखो ये इमीडिएट प्रीसीडिंग आ गया ना, इनकम टैक्स की लैंग्वेज यूज करने लग गया, लेकिन 180 डेज की बात कर रहा है। 182 डेज कहीं पर है क्या? कहीं पर भी नहीं है। पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 181 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर। क्या 181 डेज की कहीं भी बात की जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या ऐसा कुछ था? बिल्कुल सर, ऐसा ही था। LLP एक्ट कहता है कि रेजिडेंट के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? 120 दिन तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। 120 दिन तक रह गए तो आप रेजिडेंट कहला जाओगे। और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी ये क्लॉज था कि भैया 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उसमें से एक जो होगा वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी MCQ के सवाल में कोई दिक्कत परेशानी फील हुई होगी। जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेबल आपके क्वेश्चंस थे और आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे। नाउ अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। तो सर पहले तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ना आंसर लिखने कैसे होते थोड़ा सा वो बताओगे? बिल्कुल बताएंगे जी। देखो पहले आपको सवाल को पढ़ना है। एक बार में रीडिंग समझ नहीं आई, आप दूसरी बार रीड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप उसको रीड कर लोगे ना तो आपको यह पता लगेगा कि एक्ट के किस पार्ट से वो सवाल को पूछा गया है। मतलब कि एक्ट का कोई ना कोई सेक्शन होगा जो उस सवाल को रिलेट करता होगा, नहीं तो एक्ट का कोई ना कोई प्रोविजन होगा जो उसको रिलेट करता होगा, या एक्ट का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा। मतलब कि एक्ट को कहीं ना कहीं वो सवाल छू रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉ का सवाल है तो लॉ के किसी ना किसी एक्ट के किसी ना किसी एरिया को तो वो सवाल टच कर ही रहा होगा जिससे आपसे सवाल पूछा गया है। आपको क्या करना है? उस एरिया को पहले एक्सप्लेन करना है। मतलब कि किसी सेक्शन को रिलेट कर रहा है तो उस सेक्शन को एक्सप्लेन कर दो, किसी प्रोविजन को रिलेट कर रहा है प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो, किसी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है तो उसको आप पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि भाई साहब ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये जो एरिया है, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हमारे एक्ट में लिखी गई है। तो आपको पहले अपना एक्ट को एक्सप्लेन करना है और ऑब्वियस सी बात है ये आपको अपनी लैंग्वेज में करना होता है। आपको एग्जैक्ट रट्टा मारने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, उसके कोई मार्क्स मिलते नहीं है। ठीक है, तो अपने शब्दों में विद कीवर्ड्स ऑफ लॉ, जो भी आपके एक्ट के कीवर्ड्स हैं उसको यूज करते हुए आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर दोगे, पहला काम। सेकंड नंबर पे आप आओगे जिसके अंदर आप अपनी एक्सप्लेनेशन को रिलेट करोगे किसके साथ? अपनी एक्सप्लेनेशन को रिलेट करोगे किसके साथ? क्वेश्चन के साथ। मतलब कि आप कहोगे कि भैया लॉ में ये कहा गया था लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ऐसा कह रहा है, और एट लास्ट आप क्या करोगे? उसको कंक्लूड करोगे। एट लास्ट अपना लिखोगे कंक्लूजन, जिसके अंदर आप बताओगे कि भैया एक्ट ये कहता है और सवाल ये कह रहा है और ये आपस में मेल खा रहे हैं इसलिए ये सही है, या फिर मेल नहीं खा रहे हैं इसलिए ये गलत है, या फिर इसका ये होना चाहिए। वॉट एवर बी द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंक्लूजन वहाँ पे फ्रेम करोगे। तो मोटा मोटा मैं कह के चलूँ तो तीन पार्ट में आपका जो आंसर है वो एक पूरी तरीके से कवर हो सकता है लॉ का ईजिली। ठीक है, और अगर इस फैशन को आप फॉलो करके हुए आप आंसर लिखते हो तो आपको मेजॉरिटी मार्क्स जो है वहाँ पे मिलके चलते हैं। मतलब मिनिमम आप कह सकते हो कि 90% तक
जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके 90% तक का एरिया आप आराम से यहाँ पे टच कर जाओगे। नाउ डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको प्रेजेंट करते हो, मतलब कितने अच्छे से अपने आंसर को कोट करते हो, कितना लॉ को रिलेट करते हो, कितने आप सेक्शन के नंबर कोट करते हो। ये सारी बातें यहाँ पे यूजफुल रहती हैं। ठीक है सर, आइए जी, तो हमारे पास कितने सवाल हैं? देखिए हमारे पास यहाँ पे कुल 6 सवाल आएगा। हाँ 6 सवाल हैं, तो इन 6 सवाल को फटाफट से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और इसके आंसर को फ्रेम करते हैं। ठीक है सर, पहला सवाल क्या आता है? LLP is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of partnership। मतलब कह रहा है कि भैया LLP एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसके अंदर बेनिफिट मिलते हैं। कौन से 2 बेनिफिट है? पहला कह रहा है कि कंपनी का जो लिमिटेड लाइबिलिटी का एक बेनिफिट हुआ करता था वो भी रहता है इसके अंदर, और पार्टनरशिप फर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट होता था वो भी रहता है। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का एक बेनिफिट और कंपनी का एक बेनिफिट, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो LLP में होता है। इसको आपको कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे क्या हुआ कि आपको यहां पे 2 चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। एक कह रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर दो, और दूसरा कहता है इस फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर दो। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे इस सवाल को रिलेट करते हुए सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे किसका? लिमिटेड लायबिलिटी का, और इसको एक्सप्लेन करोगे। सेकेंड नंबर पे आप फ्लेक्सिबिलिटी को लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे कि हाँ भाई जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो होती है यहाँ पे, जो कि कंपनी का एक फीचर है जिसको कि डाला गया LLP के अंदर। और कौन सा सेक्शन इसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 जो है वो LLP के लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर्स की बात करता है, जिसमें कहता है कि भैया जो भी यहाँ पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या मानी जाएगी? लिमिटेड मानी जाएगी, एंड जितना उनका एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वहीं तक उसकी लायबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे, आप बोलोगे कि भैया जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना वो रन की जाती है एक एग्रीमेंट के द्वारा, और वो एग्रीमेंट जो है वो म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट होता है। वो म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट होता है जो कि कौन बनाते हैं? जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो बनाते हैं। तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पार्टनर्स के हाथों में होती है कि वो किसको रन कैसे करना चाहते हैं। ये एक प्रकार का बूस्ट था, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी को रखना एक प्रकार का बूस्ट था। किन के लिए? उन प्रोफेशनल्स के लिए जो डरते थे कि भैया कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, चला हम अपनी तरीके से पाएंगे नहीं, कौन लॉ की कंप्लायंसेस वगैरह करेगा। उन सभी चीज़ों को दूर करके एक LLP का फॉर्म बनाया गया जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई और कंप्लायंसेस को कम कर दिए गए। ठीक है, तो ये दोनों को एक्सप्लेन करते हुए आप कहोगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि LLP में दोनों फीचर पाए जाते हैं, इसलिए एक LLP एक सक्सेसफुल बिजनेस अल्टरनेटिव है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, या किसी भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, और उसका आंसर आपको मोटे तौर पे इस तरीके से फ्रेम करके चलना है अपने लैंग्वेज में। नाउ अगला सवाल आता है क्या? मिस्टर अंकित शर्मा वॉन्ट्स टू फॉर्म अ LLP टेकिंग हिम, खुद रहेंगे, हिज वाइफ मिसेज अर्चिका शर्मा एंड 1 HUF एट इट्स पार्टनर। मतलब ये एक HUF को भी पार्टनर बनाना चाहते हैं। फॉर दैट वेदर दिस LLP कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द LLP एक्ट एक्सप्लेन। आपको कह रहा है कि क्या ये LLP इनकॉर्पोरेट हो सकती है इस एक्ट के अंदर, आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब ये सवाल देखो कौन सी एरिया को टच कर रहा है। ये बात कर रहा है किसकी? कि कौन कौन लोग जो है वो पार्टनर हो सकते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? कौन कौन लोग जो हैं वो पार्टनर हो सकते हैं। तो यहां पे आप जैसे ही इस बात पे आओगे तो आपको ध्यान आना पड़ेगा इसका सेक्शन कौन सा था। सर सेक्शन नंबर 5 हुआ करता था। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता था सर? एक काम करते थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर देते हैं, सो दैट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 हुआ करता था। सर सेक्शन नंबर 5 क्या करता था? सेक्शन नंबर 5 कहता था कि कौन कौन है जो कि इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कौन कौन पार्टनर्स बन सकते हैं। तो इसमें 2 बातें बताई गई थी, एक बताया गया था इंडिविजुअल, एक बताया गया था बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है? आप इसी एक्सप्लेनेशन को आप कंटिन्यू कर रहे हो। पहले तो आपने सेक्शन रिलेट कर दिया, एरिया रिलेट कर दिया अपने एक्ट का, अब इसके एक्सप्लेनेशन में जा रहे हो। तो आप बोलोगे क्या कि हाँ भाई पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो एक्ट कहता है कि भाई इंडिविजुअल हो सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। इंडिविजुअल में फर्दर आप एक्सप्लेन करोगे कि कौन कौन से इंडिविजुअल आपके नहीं हो सकते। सर कौन से इंडिविजुअल थे जो नहीं हो सकते? वो जो अनसाउंड माइंड है, वो जो आपका अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और वो जो कि एडजुडिकेटेड है एज इंसॉल्वेंट और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। ये 3 कैटेगरी हुआ करती थी। बिल्कुल सर, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात आएगी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट में जब आप जाएंगे तो बॉडी कॉर्पोरेट को एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करते वक्त आपको इसका सेक्शन भी यूज चाहो तो कर सकते हो अगर आपको याद आ जाए तो। क्या था सर? 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज D।
इसने किसको एक्सप्लेन किया था? बॉडी कॉर्पोरेट को। जब आप बॉडी कॉर्पोरेट को एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या बोलोगे कि इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें 4 चीज़ें थी। कौन कौन सी 4 थी सर? कंपनी आएगा, एलएलपी आएगा, उसके बाद फॉरेन एलएलपी आएगा, उसके बाद फॉरेन कंपनी आएगा। ये 4 कैटेगरी हमने देखा था जो कि बॉडी कॉर्पोरेट में आता है। और फिर हमने कहा था कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, एक्सक्लूड कर दी गई थी इस डेफिनेशन ने। किसको एक्सक्लूड किया था सर? सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सक्लूड किया था। और किसको किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड किया था। और किसको किया था? कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेट किया हो, उसको भी यहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये आपने पूरा डिफाइन कर दिया कि भैया पार्टनर कौन बन सकते हैं। अब इस पूरी डेफिनेशन में आप कहोगे कि कहीं पे भी एचयूएफ का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी एचयूएफ का जिक्र नहीं है। तो आप खुद बनना चाहते हो, आप इंडिविजुअल कवर हो जाओगे, आपकी वाइफ बनना चाहती है वो भी इंडिविजुअल है, वो भी कवर हो जाएंगी, लेकिन एचयूएफ को पूरी में कहीं पे भी कवर नहीं किया गया है। तो इसलिए एचयूएफ जो है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता। एंड बेस्ड ऑन दैट आप कह सकते हो कि ये एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती है। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर प्रेजेंट करके चलना पड़ेगा। आई होप सवाल आसान था और आपको समझ में भी आ रहा है कि आंसर किस तरीके से लिखना होता है। आइए जी अगले सवाल की बात करते हैं। देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम ऑफ राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी विच हैज 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर है भाई साहब इसके अंदर, नेमली मिस्टर राहुल, मिस्टर रहीम, मिस्टर करतार, मिस्टर अल्बर्ट। ठीक है सर, मिस्टर राहुल एंड एल्बर्ट आर नॉन रेजिडेंट। राहुल और एल्बर्ट जो है वो कौन है? नॉन रेजिडेंट है, मतलब पहला वाला बंदा और ये लास्ट वाला बंदा, ये दोनों नॉन रेजिडेंट है। वाइल अदर 2 आर रेजिडेंट, बाकी 2 जो है रेजिडेंट है। एलएलपी वांट्स टू टेक मिस्टर राहुल एंड मिस्टर रहीम, कह रहे राहुल को उठाएंगे, रहीम को उठाएंगे एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। आपको बताना है इन लाइट ऑफ द एलएलपी, क्या एलएलपी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपसे बेसिकली यहां पे बात किसकी कर रहा है? कौन से एरिया को टच कर रहा है? ये टच कर रहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर वाले एरिया को। जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर आएगा आप बोलोगे कौन से सेक्शन में डील होता है? सेक्शन नंबर 7। और सेक्शन नंबर 7 को अब आपको धराले से यहां पे कोट कर देना है। क्या कोट करोगे कि साहब डीपी बनाने के लिए आपके पास 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 में से एक पार्टनर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। फिर आप रेजिडेंट को डिफाइन करोगे कि रेजिडेंट का मतलब क्या था भाई? 120 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, मतलब नॉट लेस देन 120 डेज, तो उस केस में आप वो रेजिडेंट कहलाएगा और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। एक रेजिडेंट चाहिए, एक नॉन रेजिडेंट चाहिए, जो ये रिकमेंड कर रहा है। ये तो आपने प्रोविजन बता दिया। अब सवाल पे आओगे, सवाल में क्या बोलोगे कि ये क्या रिकमेंड कर रहा है? ये कह रहा है राहुल और रहीम को बनाने के लिए। राहुल क्या है? नॉन रेजिडेंट, लेकिन रहीम क्या है? रेजिडेंट। तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। एक रेजिडेंट है, एक नॉन रेजिडेंट है, तो ये वैलिड है। तो ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि हाँ भाई जो ये सवाल कोट कर रहा है और जो हमारा एक्ट का प्रोविजन सेक्शन नंबर 7 कहता है, उन दोनों बातों को जोड़ते हुए आप कह सकते हो कि हाँ ये पॉसिबल है, इसको पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, अगला सवाल। मिस्टर मुदित इज द क्रेडिटर ऑफ देवी राम फूड सर्कल एलएलपी। एक एलएलपी है, उसके क्रेडिटर है हमारे कौन? मुदित भाई साहब। ही हैज अ क्लेम ऑफ रुपीज 10 लाख अगेंस्ट द एलएलपी। एलएलपी के अगेंस्ट इनका 10 लाख रुपए का क्लेम है, बट द वर्थ ऑफ द एसेट्स ऑफ द एलएलपी आर ओनली 7 लाख। मतलब कि भैया एलएलपी को पूरा बेच के भी खाओगे तो सिर्फ 7 लाख रुपया निकलेगा, और वो कह रहे हैं मुझको तो 10 लाख रुपए लेने हैं एलएलपी से। नाउ मिस्टर मुदित वॉन्ट्स टू मेक दी पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी पर्सनली लायबल। कह रहे हैं भैया पार्टनर से पैसा लेंगे, हमें नहीं पता 3 लाख रुपए की डेफिनेशन जो है वो पार्टनर्स पूरा करेंगे, हम नहीं जानते। ओके जी, वेदर बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 मिस्टर मुदित कैन क्लेम द डेफिशिएंसी फ्रॉम द पार्टनर्स ऑफ द देवी राम फूड सर्कल एलएलपी। क्या वो पार्टनर से वसूल कर पाएंगे? तो आपको बताना है कि भैया ये दोनों लोग जो होते हैं ना, ये आए हैं किससे आए हैं? ये लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर को उठाते हुए आए हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 26 में, उसने बताया कि पार्टनर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, कहां तक? अप टू एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक, पहली बात। दूसरी बात कि जो एलएलपी है और जो इसके पार्टनर्स हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेक्शन नंबर 3 रेफर करोगे, आप बोलोगे दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। भाई साहब एलएलपी की ऑब्लिगेशन से पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। आप जानो एलएलपी जाने, एलएलपी देगी तो बढ़िया, नहीं देगी तो कोई दिक्कत नहीं। हम देंगे कितना? लिमिटेड लाइबिलिटी जितना, मतलब जितना एग्रीड कंट्रीब्यूशन है उतना दे देंगे, बाकी हमने नहीं। मतलब तो ये आपने पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन किया। फिर आप बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं और वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। मिस्टर मुदित जो है वो डेफिशिएंसी क्लेम नहीं कर सकते हैं पार्टनर के साथ, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी और
आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है सर, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर वर्धमान स्टील एलएलपी, वर्धमान स्टील एलएलपी जो है वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/9/2022। ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1/9/2022 को। ठीक है सर। ऑन 1/1/2023 वन पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म नेम मेसर्स वर्धमान स्टील is registered with the Indian Partnership Act 1932। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मेसर्स वर्धमान स्टील एलएलपी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/9/2022। ऑन 1/1/2023 वन पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम था मेसर्स वर्धमान स्टील्स इज रजिस्टर्ड विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिंस 1/1/2000 रिक्वेस्टेड आरओसी दैट as the name of the LLP is nearly resembles with the name of the already registered partnership firm, the name of LLP should be changed। कह रहा है भैया जो LLP का नाम है ना वो चेंज करना पड़ेगा। Explain whether Messrs वर्धमान स्टील्स LLP is liable to change its name under the provision of the LLP Act। क्या हुआ सर? ये नेम क्लॉज के ऊपर चला गया। कहाँ चला गया ये चला गया नेम क्लॉज के ऊपर। नेम क्लॉज के ऊपर कौन सा सेक्शन आपका यूज होता था सर? सेक्शन आपका यूज होता था 15वां। मतलब सेक्शन 15 जो है वो नाम के बारे में बात करता था। वो कहता था कि नाम कैसा होना चाहिए, नाम आपका अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, नाम आपका आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या फिर टू नियरली रिसेंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे नहीं होना चाहिए? किसी भी एलएलपी से, किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। ठीक है, इन 3 लोगों की यहां पे बात करता था। ओके सर। और साथ ही में क्या कहता था ये कि भैया सेक्शन 15 के साथ ना उठ के आ जाएगा सेक्शन नंबर 17। कब आ जाएगा? अगर आपको कोई नाम ऐसा है जो कि मिल गया है और वो किसी और से मिलता जुलता है, किसी और का आइडेंटिकल या फिर टू नियरली रिसेंबल है, किसी एलएलपी का, कंपनी का या ट्रेडमार्क का, तो उस केस में सेक्शन 17 जो होता था वो जाग जाता था और कहता था कि अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति, मतलब एलएलपी का बंदा, कंपनी का बंदा या फिर कोई ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर, ट्रेडमार्क का मालिक आके एप्लीकेशन दे डालेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन मिलने के बाद वो क्या करेगी? वो डायरेक्शन देगी। किसको देगी डायरेक्शन? एलएलपी को, कि भाई साहब क्या करो, तुम अपने नाम को चेंज कर लो। कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उसके नाम को खुद ही चेंज कर देगा और आरओसी को इंटीमेट कर देगा और आरओसी उसके बेस पे फ्रेश सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। ठीक है, ये कहानी थी सेक्शन 15 और 17 की। ये दोनों आप एक्सप्लेन करोगे। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे जो व्यक्ति है जो आया है पंगे लेने के लिए वो कौन है? वो एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड कहाँ हुआ था? वो रजिस्टर्ड हुआ था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 17 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है इन 3 लोगों की बात। सेक्शन नंबर 15 और 17 जो है वो किसकी बात करते हैं? वो इन 3 की बात करते हैं। एक एलएलपी की, ये है नहीं एलएलपी। दूसरा कंपनी की, ये कंपनी भी नहीं है। और तीसरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की, ये वो भी नहीं है। ये इसके इन तीनों के अलावा कोई है, मतलब कोई एक फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जिसको सेक्शन 15 या 17 कोट नहीं करता। तो अगर ये बंदा उठ के आ जाएगा तो क्या इसके आ जाने से एलएलपी नाम चेंज करेगी? क्या वो लाइबल है चेंज करने के लिए? क्या उसको करना पड़ेगा? क्या कोई मजबूरी है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम खुद ही एक रजिस्टर्ड नाम की कैटेगरी में नहीं आ रहा, जो कि हमारा एक्ट बता के चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लाइबल नहीं है यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए। तो आपको 15-17 को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन को रिलेट करते हुए अपना कंक्लूजन बता देना है। ठीक है सर। अगला सवाल और लास्ट सवाल है क्या? कनिक, प्रियांश, अभिनव एंड भावना वर पार्टनर्स इन सिंह, जैन एंड एसोसिएट्स एलएलपी। अभिनव रिजाइंड फ्रॉम द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2022। अभिनव ने रिजाइन कर दिया 1/11/2022 को, बट दिस वाज नॉट इन्फॉर्म टू आरओसी बाय एलएलपी। और अभिनव ना एलएलपी ने बताया ना अभिनव ने बताया। वेदर अभिनव विल स्टिल बी लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द फर्म ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड आफ्टर 1/11/2022। कह रहा है कि भैया 1/11/2022 के बाद अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस के लिए क्या अभिनव लाइबल होगा? बिल्कुल। अब आपको ये बताना है। तो बेसिकली आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉर्मर पार्टनर का, कि फॉर्मर पार्टनर भी बंधा हुआ रहता है फर्म से। कब तक? तब तक कि आरओसी को सूचना ना मिल जाए। और साथ ही में एक और चीज था कि उस व्यक्ति को सूचना ना मिल जाए जिससे कि ट्रांजैक्शन की जा रही है।
मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने पढ़ा था क्या कि भैया फर्म को ना यहाँ पे इन्फॉर्म करना है अगर कोई भी पार्टनर चला जाता है तो किसको, आरओसी को। ठीक है सर। और अगर पार्टनर को जो छोड़ के जा रहा है इसको ऐसा लगता है कि भैया फर्म तो है वो नालायक है और वो इन्फॉर्म नहीं करेगी, तो उस केस में इस पार्टनर को भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कि वो भी जाके आरओसी को इंटीमेट कर सकता है। उस केस में आरओसी क्या करता है, आरओसी फर्म से क्रॉस चेक करवाएगा, इसे कम्युनिकेट करेगा और फर्म अगर जवाब दे देगी तो ठीक, नहीं देगी जवाब तो विद इन रीजनेबल पीरियड आरओसी जो होगा वो इसको डी रजिस्टर कर देगा, मतलब इसको बाहर कर देगा, इसको पराया मान लेगा। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर आपने आरओसी को नहीं बताया ना तो एटलीस्ट ये फर्म जिसके साथ ट्रांजैक्ट कर रही हो ना, जिस व्यक्ति के साथ जो भी ये क्रेडिटर होगा, इस क्रेडिटर को ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो है वो अब पार्टनर नहीं रहा। ठीक है। अगर क्रेडिटर को ये इन्फॉर्मेशन है उसके बाद भी क्रेडिटर ये धंधा करता है इस फर्म के साथ और तब क्रेडिटर का कोई लॉस हो जाता है तो उस केस में उस लॉस की भरपाई के लिए ये बंदा जिम्मेवार नहीं होगा। पर अगर क्रेडिटर को भी नहीं पता, आरओसी को भी नहीं पता, तो उस केस में क्या इसको हम लपेटे में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे कि ये तो भैया गुमनाम रूप से चला गया ना, इसने किसी को बताया ही नहीं। या तो तुम सरकार को बताते, आरओसी को बता देते तो भी काम हो जाता, या फिर जो ट्रांजैक्शन करने वाली पार्टी है उसको बता देते तो भी आपका काम हो जाता। बट अगर आपने किसी को नहीं बताया, इस सिचुएशन में कह रहा है कि हमने आरओसी को नहीं बताया, तो क्या अभिनव लाइबल रहेगा? बिल्कुल लाइबल रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो सेक्शन कोड करना है वो कौन सा कोड करना है? आपका सेक्शन था 24। सेक्शन 24 का सब सेक्शन 3 जो है वो यहाँ पे कोट करोगे, जिसमें आप फॉर्मर पार्टनर की बात करोगे। आप कहोगे कि भैया फॉर्मर पार्टनर को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था, और अगर इन्फॉर्म नहीं किया है, इन्फॉर्म किसको करना था? दो लोगों को, रजिस्ट्रार को या फिर इस पर्सन को जो क्रेडिटर है हमारा। और अगर दोनों में से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है और ना ही फॉर्म ने किया है ना ही पार्टनर ने किया है, तो उस केस में जो पार्टनर है ये स्टिल लाइबल माना जाएगा। स्टिल लाइबल माना जाएगा उन सभी लॉसेस के लिए जो कि उसकी रिटायरमेंट के बाद के हैं, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बाद के हैं, एज द केस में भी। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलएलपी एक्ट। हमने सिर्फ सवाल किया नहीं है, हमने कोशिश किया है कि सवाल के साथ साथ हम क्या कर सके, हम रिवीजन कर सके। तो हमने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सिर्फ सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, एक रिवीजन की फॉर्म में, ताकि वो प्रोविजन अच्छे से आपके दिमाग में दोबारा से घूम जाए और रिवाइव हो जाए, ताकि आपको एक रिवीजन का बूस्ट यहाँ पे मिल सके। ठीक है। तो दिस इज योर एलएलपी एक्ट। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हमने डिटेल में एक्ट को कवर किया है, उसकी समरी पे ध्यान दिया है, और एट लास्ट हमने उसके बेस पे हमने एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव्स को भी अटेम्प्ट किया, और साथ ही में आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना होता है। यहाँ पे आके मैं कह सकता हूँ कि आपका एलएलपी एक्ट जो है वो 100%, एलएलपी एक्ट आपका 100% कंप्लीट हो जाता है मेरी तरफ से। अगर आपने शुरू से लेके यहाँ तक आप अगर वीडियो देखते हुए आए हो तो आप कह सकते हो कि आपका 14 से 15 मार्क्स का जो एलएलपी एक्ट है वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आप पूरी तरीके से तैयार हो उसको अटेम्प्ट करने के लिए अपने पेपर में। ठीक है। रिवीजन के लिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप इन्हीं वीडियोस को रिपीट करके देख लें, या फिर अगर आपने इसका कोई शॉर्ट नोट बना लिया है तो उस नोट को आप 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करें बिफोर योर एग्जाम। हाउएवर, आपके रिवीजन के लिए एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में इस पूरे एक्ट को मैं और लेके आऊंगा, जिसमें आपको शॉर्टेस्ट वे में सारे प्रोविजन छोड़ के नहीं, कुछ भी सारे प्रोविजन शॉर्टेस्ट वे में आपको रिवाइज कराएंगे, ताकि उसको आप जस्ट बिफोर योर एग्जाम आप उसको देख सकें, मल्टीपल बार रिपीट कर सकें, ताकि आपके माइंड में एक रिफ्रेशिंग वे में पूरा का पूरा एक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो वो रिवीजन आएगा जस्ट इसके बाद। बट as of now, this is the end of your series, this is the end of your chapter and end of the LLP Act from my end. ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रहे हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर नहीं लग रहे हैं तो भी आपको बताना है।